नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों सभी प्रश्न जो है 100% ओरिजिनल होती है। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं। ये जो भी आप बिंदु एरो देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट होती है। दोस्तों जो इंग्लिश का लेवल आ रहा है वो भी मीडियम आ रहा है, आज हमें प्राप्त हुआ है। आज पहली बार आपके सामने इंग्लिश का भी प्रश्न लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। कल शाम को मैंने एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को अपलोड करवाया था 7 बजे के करीब। वहाँ से 3 प्रश्न एज इट इज छपे। इसके अलावा पूरे एनालिसिस को मिला दिया जाए और प्रैक्टिस सेट को मिला दिया जाए तो 12 प्रश्न एज इट इज छपे हैं। आप खुद ही कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की एक प्रश्न आया था कि 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है। ये सबसे लो क्वेश्चन है, जनगणना को घसीट रहे हैं तो ये आपका केरल हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर में भी बिहार है और सबसे अधिक गरीबी में भी बिहार है। तो बिहार में आपको 3 चीज़ याद रखना है: सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक गरीबी। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या आपका यूपी का है और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। सिक्किम से भी 3 चीज़ समझने वाली है: सबसे कम शहरी जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम ओवरऑल जनसंख्या। ये तीनों ही कोटा सिक्किम के पास है। इसके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किसके पास है भाई? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र के पास है। सबसे कम शहरी जनसंख्या जैसे कि मैंने बताया सिक्किम, सबसे शहरी कम, सबसे ग्रामीण कम, सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो होती है ये आपका केरला में है। सबसे कम सेक्स रेशियो आपका हरियाणा में है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका दिल्ली में है और सबसे कम माफ कीजिएगा सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर ओवरऑल आपसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऊपर में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ बोलता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी किसका है और ऑप्शन में दिल्ली भी है, तो दिमाग लगाने वाली बात है कि दिल्ली को ही चूज करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर में ये तो नहीं लिखा है ना कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, सिर्फ आपको दे दिया है कि जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किसकी है, तो दिल्ली ही मार के आना। क्योंकि बिहार का 1100 से आगे कुछ समथिंग है और दिल्ली का 11,000 के आगे कुछ समथिंग है ना। समझ गए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को डिफाइन कर देगा फिर तो बिहार मारना पड़ेगा घनत्व में और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को मारना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मैं यही चीज दोपहर में समझा रहा था कि सदस्यों का कार्यकाल और सदन का कार्यकाल दोनों में फर्क है दोस्तों, लेकिन लोकसभा के मामले में सेम है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। लेकिन विषम परिस्थिति में मैंने कहा था आर्टिकल 85 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट इसे भंग कर सकता है, राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है लोकसभा को। अब आ जाते हैं राज्यसभा में। यहाँ समझने वाली बात है, राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे परमानेंट, अस्थाई। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो आप 6 वर्ष बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो मिनिमम उम्र की क्राइटेरिया है ये 25 वर्ष है और राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष है। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े की पोस्ट हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों की जो उम्र रखी गई है 35 वर्ष रखी गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत में आपका सिलेक्शन होगा तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो 25, 30, 21 जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखें कि भारत में जो है लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। आज नहीं कल तो ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। इसके अलावा सर्वाधिक लोकसभा में जो सांसद को सिलेक्ट करके भेजा जाता है ये उत्तर प्रदेश से अकेलौता 80 सदस्य आते हैं, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। इसके अलावा लोकसभा जो है वर्तमान ये 543 सदस्यों पर चल रही है ना। होना कितना चाहिए 550, लेकिन वैकेंट है यहाँ पे 7 सीट। इसके अलावा लोकसभा में 20 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 530 जो है स्टेट के लिए रखी गई है। तो समझ गए बात। इसके अलावा लोकसभा को भंग विषम परिस्थिति में कौन करता है, आर्टिकल 85 के थ्रू आपका प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये कैमा लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी आपसे पूछा जाता है तो जीवी मांगलवकर गणेश वासुदेव मावलकर जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछा जाता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर हो गया चालाक, तो अनंत संयम बताइएगा। क्या अनंत संयम साहब जो हैं ये प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के अंदर, है ना। एक चीज़ और आपसे यहाँ से लोकसभा में पूछा जाता है कि अगर जो लोकसभा
चल रही है, लोकसभा चल रही है, तो उसमें शून्यकाल जो है, ये शून्यकाल एक शब्द होती है ना, तो ये किसकी देन है? तो ये बताइएगा, भारत की देन है। ये भारत जो है इसका इजाफा किया है शून्यकाल का, ठीक है। इसके अलावा खिलजी वंश के संस्थापक आपसे पूछा गया है। सब दिन मैं दिल्ली सल्तनत को अच्छे से रपट दिया हूँ, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा जी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश के प्रचलित शासक सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए अलाउद्दीन खिलजी है। महाराजा रतन सिंह आप जानते ही होंगे, पद्मावत पिक्चर देखे होंगे तो शाहिद कपूर जो है रंजीत सिंह का रोल निभाए हैं, है ना, तो उनको परेशान कर किए थे आपका कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और क्या क्या करवाए हैं? एक तो आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए फेमस है, अस्थाई सेना रखने के लिए फेमस है। इसके अलावा 1000 खंभा महल बनवाए हैं, सीरी का किला बनवाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, तो सिकंदर ए सानी कहा जाता नहीं है। खुद को अपना नाम रख लिया था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, मैं सब कुछ जीत लूंगा, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाऊंगा ऊपर। ये दुनिया की दस्तूर है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंश ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्टार्टअप होती है और लोधी वंश के साथ जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। और भारत में 1526 में बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। जो मुगल वंश 1857 तक शासन करती है। उसके बाद अंग्रेजों की गिरफ्त में हम लोग चले गए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, तो लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। गुलाम वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक माफ कीजिएगा गयासुद्दीन बलबन एक शासक हुए। ये अपने नवरोज त्यौहार का जो है शुभारंभ किया था। नवरोज जो है ये पारसी धर्म का त्यौहार है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक जीतल और एक टका। दोनों जो इल्तुतमिश कहाँ के हैं आप समझ ही गए होंगे, अब तक तो गुलाम वंश के हैं, रजिया का पिताजी हैं। तो जीतल जो है ये तांबा का चलाया गया था और जो आपका टका है ये अर्जेंटम यानी चांदी का चलाया गया था। टका आज भी बांग्लादेश का मुद्रा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। लेकिन यहाँ पे स्टेज डालिए, बड़े पैमाने पे नहर निर्माण का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो दोनों बात अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले नहर किसने बनवाया, तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बड़े पैमाने पर नहर किसने बनवाया, तो फिरोज तुगलक। लैंग्वेज बदलने से आंसर बदल जाती है। गुलाम वंश की जो रजिया हुई, ये प्रथम महिला शासिका हुई भारत की, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो तुगलक वंश है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल जो है 1206 से 1526 और यहीं पे मैंने बताया 1526 से 1857 मुगल वंश, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक वर्ड आया था इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब आप जानते हैं, फर्टाइल मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ। फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो इनफर्टाइल मतलब क्या हो जाएगा, बंजर। बंजर जो होता है ना, भूमि परती परात, ये हो जाता है आपका इनफर्टाइल, है ना। मुगलों द्वारा भारत में नियोजित पहला शहर पूछा गया था, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था। मेरे हिसाब से फतेहपुर सिकरी ही होना चाहिए, है ना। फतेहपुर सिकरी को ही सबसे पहले मुगल में अकबर ने बसाया था और यहीं से शहरों का सिलसिला चालू होता है ना। तो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा इसका आंसर। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ही करवाया था। किसके उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना की भी स्थापना किया था, जो अकबर का उपासना भवन था। यहाँ पे जाके प्रेयर वगैरह करते थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन VVI करके रखेंगे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। फिर से सुनिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ संविधान संशोधन है जो आपको याद रखना चाहिए। 52वां दल बदल, 61वां मतदान की उम्र में कमी, 101वां GST, 104वां एंग्लो इंडियन से संबंधित, 103वां OBC से माफ कीजिएगा 102वां OBC संबंधित, 103वां EWS से संबंधित, है ना। ये सब जो है आपको 86वां शिक्षा से संबंधित। तो ये सब संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आज़ादी के बाद कब हुआ था, 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भैया, दिल्ली में है। अभी जो CJI है कौन है, चंद्रचूड़ साहब है। कौन है, चंद्रचूड़ साहब। कैमा है भैया, 50वें नंबर का है। पहला कौन था, जस्टिस हीरालाल J कानिया, ये थे आपके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
वर्तमान में देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आपको बताना है 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गई तो हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से चले गए जहाँ पे इनका हाई कोर्ट था। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से थाइलोफाइटा समूह में कौन सा प्राणी नहीं आता है, इस प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं। देखिए, मैं थाइलोफाइटा के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हूँ जो रात को 2 बजे अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप बता दोगे कि इस समूह में क्या क्या आता है। देखिए, थाइलोफाइटा जो है, सबसे पहले इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी तो ये है कि ये सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह क्या है, आज आपका क्या है, थाइलोफाइटा है। इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो कवक आ जाते हैं, शैवाल आ जाते हैं, लाइकेन भी आ जाते हैं और काफ़ी हद तक बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया ऑल नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना। कुछ बैक्टीरिया जो हैं थाइलोफाइटा से हट के भी हैं, लेकिन अधिकांशतः बैक्टीरिया जो हैं थाइलोफाइटा में ही आ जाता है। अब हम रीड करेंगे कुछ और, जैसे मोलस्का में क्या आता है, घेंघा आता है, सीपी आता है, ऑक्टोपस आता है। ये सब किस में है, मोलस्का के अंदर। मोलस्का जिसके शरीर के ऊपर कवच रहता है, ये मोलस्का के अंदर है। घेंघा ऐसे कैसे बैठा रहता है अंदर के। इसके अलावा एनिलिडा संघ, केचुआ जोक, जिसका शरीर ट्यूब के आकार का होता है, लीच के जैसा होता है, रबर के जैसा होता है, ये सब क्या है, एनिलिडा संघ के प्राणी है। अर्थोपोडा, मक्खी, केकड़ा, मधुमक्खी, केकड़ा, तितली, कैटरपिलर, ये सब क्या है आपका किस में आ जाएगा, अर्थोपोडा में आ जाएगा। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करते रहें। इसके अलावा कल ही बताया था, कल शाम वाले शिफ्ट में देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया था। वहीं पे व्याख्या दिया था मैं इन सभी चीज़ों को। ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की, 1932 में किए थे। महात्मा गांधी 1932 में ही पूना पैक्ट करते हैं भीमराव अंबेडकर के साथ, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दांडी मार्च 1930 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में होता है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। तो ये सभी तथ्य जो हैं, जो ईस्वी हैं, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब कहोगे इतना मैं कैसे याद रखूं, तो दोस्तों, पढ़ाई का कोई बाईपास तरीका नहीं है, कोई कॉरिडोर नहीं बनाया गया है, आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म फायदा तो आपको मेहनत तो करना होगा। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये भी पूछा जाता है। 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे ये मतलब वीवीआई कर लीजिएगा कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया था, तो ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया था। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर जो है स्वच्छता रैंक में भारत में फर्स्ट स्थान पे है, ये लगातार 6 बार है। इसके अलावा इंदौर में ही एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट की स्थापना किया गया है, तो इतनी बात इंदौर से रख लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में CHSL में कि जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उस समय गांधी जी का उम्र क्या था, तो लगभग 46 साल हो जाता है गांधी जी का उम्र जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917, ये भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मूवमेंट था, है ना, क्योंकि यहाँ जो है नील की खेती से परेशान थे किसान। कहाँ पे, बिहार के चंपारण में। कौन आमंत्रित किए थे, ये भी पूछा जाता है, तो राजकुमार शुक्ल नामक एक आदमी था जो गांधी जी को इनवाइट किए थे बिहार के चंपारण आने। और 3 कठिया पद्धति, जो नील की खेती थी, उसका नाम दिया गया था 3 कठिया सिस्टम, है ना। 3 कठिया सिस्टम में क्या होता था कि जैसे किसी के पास 3 बिस्वा जमीन है तो 1 बिस्वा में नील की खेती अनिवार्य होता था। इसी समस्या से निजात पाने के लिए गांधी जी को इनवाइट करते हैं राजकुमार शुक्ल, और काफ़ी हद तक जो है इस आंदोलन के द्वारा जो है इसे निजात भी दिलाए थे। इसके अलावा 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन के बारे में एक तथ्य पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम तथा सभी वर्ग का सहयोग मिला, तो ये असहयोग आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन कब बंद होता है, 1922 में। क्या होती है, चौरा चौरी हत्याकांड होती है, जिसमें पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा देते हैं और बहुत सारे अंग्रेज जल के धूं धूं हो जाते हैं, तो इसी के कारण जो है बंद करना पड़ा था। इसी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अपना पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में, और स्वराज पार्टी के गठन के समय इसकी अध्यक्षता संभाले थे चित्तरंजन दास। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होती है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें जो ट्रेनों के खजाने को लूटा गया था स्वतंत्रता मूवमेंट में लगाने के लिए हथियार वगैरह, है ना।
इसके अलावा 1930 में दांडी मार्च होती है गांधी जी के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, गांधी जी इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा दिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंग्रेजी में एक क्वेश्चन देखने को मिला, ए पर्सन हु चूजेन टू सेटल आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पर्सन और टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल। एक ऐसा आदमी जो दो आदमी में राम श्याम में झगड़ा हो गया है, ये कनेक्शन कट हो गया है, तो एक कोई तीसरा पर्सन जो मध्यस्थता करने के लिए आया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं, है ना। और जो पंच का जो समूह होता है दोस्तों, उसे ज्यूरी कहते हैं, GURY, है ना, ज्यूरी कहते हैं। और ज्यूरी के साथ ग्रामेटिकल रूल भी है कि जब ये एक मत दिखाता हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। और जब ये मतलब अपने आप में डिस्प्यूटेड लग रहा हो तो प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ज्यूरी आर टेक मतलब देयर सीट्स, है ना, तो यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। और जब अनोनिमस है, जब एक ही मत पे सहमत हो, तब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ग्रामेटिकल एक रूल याद आ गया, बता दिया। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द एडिटर ऑफ डिक्शनरी इज कॉल्ड। तो जो डिक्शनरी को एडिट करता है या फिर जो डिक्शनरी लिखता ही है ना, जो डिक्शनरी लिखता ही है या फिर एडिट करता है, दोनों को आप सेम वर्ड से मतलब संतुष्टि देते हैं, लेक्सिकोग्राफर, है ना। तो वन हु राइट अ डिक्शनरी के लिए भी सेम होगा, लेक्सिकोग्राफर, है ना। इसके अलावा अगला है हमारा, ए पर्सन फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड। किसी भी आदमी का जो पहला स्पीच होता है, पहला भाषण होता है, उसे जो है मेडन स्पीच कहा जाता है। मतलब ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए लिख लिया, वरना ये क्वेश्चन आया नहीं था। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में है पूछा गया है, तो ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात के अंदर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। साथ ही साथ पिन वैली नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो पिन वैली को आप VVI कर लीजिएगा कल के लिए, ठीक है, जिनका भी कल एग्जाम है। हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है, ये इंडिया की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा साउथ बंटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि खाली संजय नेशनल पार्क रहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन संजय गांधी रहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नमेरी हो गया, पावी तोरा हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, ये सभी जो है असम के अंदर नेशनल पार्क स्थित है। साथ ही साथ जो फ्लोटिंग पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ कभी भी याद आता है बिना पूछे मुंह उठा के। तो कैबुल लामजाओ जो है ये आपका मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, पंडित भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित है। देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के बारे में मैं बता रखा हूँ, किराना घराना कर्नाटक राज्य, 2008 में भारत रत्न भारतीय हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ, है ना। तो ये आपका कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, तो कर्नाटक राज्य ही मारना पड़ेगा। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। इसके बाद मात्र एक आदमी को 2019 में भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न मिला है। संगीत के क्षेत्र में जो भी भारत रत्न मिला है उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले 1998 में S सुब्बालक्ष्मी जो कर्नाटक संगीत के संगीतकार थी, इनको मिले हैं। फिर 1999 में पंडित रविशंकर सितार के लिए मिले हैं। उसके अलावा 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता दीदी को मिले हैं। इसके अलावा 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिले हैं। और इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिले हैं। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 1 2 2 4 और 2 6 कैरेक्टर को मिले हैं संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए थे। पंडित भीमसेन जोशी का जो घराना है ये किराना घराना है, VVI कर लेंगे। इसके अलावा मैंने घराना से क्लू पकड़ने के लिए बता दिया है कि जो भी बनारस घराना होता है लगभग आपका तबला बजाते हैं। जो भी आपका लखनऊ घराना होता है लगभग आपका कथक नृत्य से संबंधित होते हैं, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उन्हें पद्म विभूषण जो है पद्म भूषण 1985 में, पद्म विभूषण जो है 1999 में दिया गया था। किसे? पंडित भीमसेन जोशी को। कल मैंने एक क्लू और बताया था कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, फिर दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, बी लिख देते हैं, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, है ना, और तब पद्म श्री, है ना। तो किसी भी आदमी को पहले छोटा दिया जाएगा। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो पहले कम पगार, फिर थोड़ा बढ़ाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से पहले अगर किसी को पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है तो पहले पद्म भूषण मिला होगा तब पद्म विभूषण मिलेगा। ये पकड़ने का तरीका है एग्जाम में और पकड़ के मसलने का तरीका है क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि अच्छा मुद्रा बुरा मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है, यह किसका नियम है। तो ये आपका ग्रेसम का नियम है,
ठीक है। इसी प्रकार से एक और अर्थशास्त्र में आपका नियम है माल्थस का। आपसे पूछा जाता है कि माल्थस जो अर्थशास्त्र के ऊपर नियम दिए हैं किसको रिलेट करके, तो आपको बताना है जनसंख्या को। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या तो आपका गुणित अनुपात में बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो आय की इनकम की स्रोत है, जो आय है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ये सबसे पहले माल्थस ने ही कहा था और ये दुनिया की सच्चाई भी है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 5G सेवा की शुरुआत किस ईस्वी में हुई, भारत में ईस्वी दिया था, तो आपका 2022 हो जाएगा। इसके अलावा ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप है ना 2023 कहाँ हुआ ये पूछा था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है और उपविजेता आपका साउथ अफ्रीका ही रहा है। इसी क्रम में ICC अंडर-90 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। विजेता रहा है इसका इंडिया अंडर-19 महिला वाले का, पहला चंद्र का पहला विजेता, और उपविजेता रहा इंग्लैंड। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कंबाइंड वाला वीडियो जरूर अटेंड करें जिनको एग्जाम देना है ना। मिलेंगे कल एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, जहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी देखने को मिल जाएगी।